सो इलियन में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, एक है कि कुछ कैरेक्टर्स इसमें जानते हैं कि भाग्य का निर्णय क्या है, लेकिन फिर भी वो अपना रोल प्ले करेंगे। ये बहुत अद्भुत बात है। मनुष्य से भाग्य छिपाया इसलिए जाता है क्योंकि अगर उसको पता चल जाएगा तो अपना कोर्स चेंज कर देगा, लेकिन हम चाह के भी कोर्स चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर हमको पता भी चल जाए कि निश्चित नियति ये है, तो हमको जो एक उत्कृष्ट मनुष्यता है उसको दो में से एक चीज़ करना चाहिए, या तो भाग्य से लड़ना चाहिए नियति को बदलने के लिए, या फिर नियति क्या है जानकर अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो भाग्य से लड़के उसको बदलने का जो हम देखते हैं वो नल दमयंती का कहानी में देखते हैं, सावित्री का कहानी में देखते हैं। ये सब कहानी जहाँ भाग्य से, मांडव्य ऋषि का कहानी में भाग्य से लड़के बदलना और नियति को जानकर फिर भी अपना रोल प्ले करना भीष्म पितामह के केस में हम देखते हैं। भीष्म द्रोण जानते हैं कि विनाश होगा कौरव सेना का क्योंकि उस तरफ कृष्ण है, लेकिन उनको पता है कि मेरा रोल क्या है और उस रोल को स्वीकार करके वो उस तरफ से खेलते हैं। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ इलियन कि इसमें सभी एक से एक अपना तरह से उसी सत्य को देखते हैं। दूसरा चीज आप देखोगे कि इलियन में देवताओं का लड़ाई है, इसमें कोई असुर राक्षस नहीं है, क्योंकि ग्रीक मिथोलॉजी में इट इज ऑल फ्रॉम लेसर गॉड्स टू ग्रेटर गॉड्स। इट इज लाइक तंत्रा कि एकदम नीचे में भी वो माँ को देखते हैं, धूमावती, बगलामुखी, और हाईएस्ट में भी त्रिपुर सुंदरी माँ ही है। तो हर लेवल पर इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो हम लोग वहाँ पर थे कि पेरिस सब अपना अपना स्पीच बोलते हैं और पेरिस फाइनली कहता है कि मैंने अपना निर्णय ले लिया है कि मैं हेलेन को मैंने भाग्य से प्राप्त किया है और मैं उसको वापस नहीं दूंगा, चाहे ट्रॉय फ्लेम्स में चला जाए। और आगे कहता है कि वन ऑन अनदर वी प्रे एंड वन बाय अनदर आर माइटी, दिस इज द वर्ल्ड एंड वी हैव नॉट मेड इट। इस संसार में पावर का प्ले है, जो माइटी है वो जीतता है। ये भी एक ट्रूथ है, हर एक चीज का अपना ट्रूथ है। ये नहीं कि वर्चुअस आदमी जीतता है, जो माइटी है वो जीतता है, जो इंटेलिजेंट है वो सक्सीड करता है। अब वो इंटेलिजेंट आदमी हो सकता है कि बहुत विकेट आदमी हो, इफ ही इज गुड वंडरफुल, बट विकेट आदमी हो, लेकिन ही विल सक्सीड। एग्जाम में आप बैठोगे तो ही विल सक्सीड। तो इसे दिस इज द वर्ल्ड एंड वी हैव नॉट मेड इट, हमने ये नहीं बनाया। इफ इट इज इविल ब्लेम फर्स्ट द गॉड्स, बट फॉर अस वी मस्ट लिव बाय इट्स लॉज और वी पेरिश। अगर इसको तुम ईविल कहते हो तो देवताओं को जो भी कहना है कहो, उन्होंने ऐसा संसार क्यों बनाया। ये नियम है, हमको उसके अनुसार चलना है, हमको अपनी कैपेसिटीज इंक्रीज करना है और उसके अनुसार बढ़ना है। पावर इज डिवाइन, डिवाइनेस्ट ऑफ ऑल इज पावर ओवर मॉर्टल्स। तो इट सेज पावर एनी लेवल पर, शक्ति, शक्ति चाहे मानसिक शक्ति, प्राण शक्ति, भावनात्मक शक्ति, देह शक्ति, शक्ति डिवाइन है और उसके अनुसार हमको रहना है। Sit in their calmness, the gods, and oppressing our grief-tortured nations, stamp their wills on the world. Nor less in our death-besieged natures, gods are and altitudes. Earth resists, but my soul in me widens, held by the toil behind and the age-long effort of nature. Even in the worm is a god, and it writhes for a form and its outlet. तो इसे इसकी देवता लोग तो ऊपर बैठे हैं शांति में, अपना पावर, अपना संकल्प द्वारा सृष्टि को चला रहे हैं, लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूं। देवताओं का आघात सहकर मेरी जो आत्मा है और विशालता में प्रवेश करती। द सोल इन मी वाइडन्स, वेरी पावरफुल लाइन एक्चुअली। अर्थ रेजिस्ट, पृथ्वी मेरा जो मॉर्टल नेचर है, ये एक्चुअली डायरेक्ट इंटेग्रल योगा है कि मेरा मॉर्टल नेचर है वो रेजिस्ट करता है, वो नहीं उस आघात को सह पाता है और उसके विरुद्ध जाना चाहता है देवताओं के विल के, पर मेरा जो सोल है अपोज करके वाइडन करता है। Sri Aurobindo says that even when you oppose, it helps in your strength. Earth resists, but my soul in me widens, held by the toil behind and the age-long effort of nature. Man, all is injustice of love or all is injustice of battle. कहते हैं संसार में जस्टिस कहाँ है, या तो प्रेम के कारण इनजस्टिस होता है या बैटल, युद्ध में इनजस्टिस होता है। दिस इज ऑल इज इनजस्टिस ऑफ लव और ऑल इज इनजस्टिस ऑफ बैटल। मैन ओवर वुमेन, वुमेन ओवर मैन, ओवर लवर एंड फो मैन,
Wrestling we strive to expand in our souls, to be wide, to be joyous. If thou wouldst only be just, then wherefore at all shouldst thou conquer? बोलते अगर तुम रियली अगर जस्टिस से खेल खेलना चाहते हो तो कॉन्क्वेस्ट, युद्ध, ये सब छोड़ दो. यहां पर तुम अगर जस्टिस का बात करोगे तो यू कैनॉट फाइट ए सिंगल बैटल. सो नो मैन इंफीरियर, all could sublimely equal and brothers live in a peace divine like the gods in their luminous regions. Therefore, O Trojans, be firm in your will, and though all men abandons, bow not your heads, approach nor your hearts to the sin of repentance, for you have done what the gods desired in your hearts and are blameless. Proudly enjoy the earth that they gave you, enthroning their natures. So he says कि अपना अंदर गिल्ट, अरे मैंने पाप किया, इसने पाप किया, प्रायश्चित करो. He says don't live by that. तुमने जो किया गॉड्स ने डिजायर किया. नाउ यू सी इट मे साउंड एब्सर्ड बट इट हैज इट्स ओन ट्रूथ. सो फाइनली ये सब बोल करके वो शांत हो जाता है. लास्ट में कहता है फाइनली, हेलेन none shall take from me living. Gold, not a drachma, travels from coffers of Priam to Greece. Let another and older pay down his wealth if he will, and his daughters serve Menelaus. Rather from Ilion I will go forth with my brothers and kinsmen. Troy I will leave and her shame, and live with my heart and my honor. कहता है कि मैं हेलेन को कोई अब मुझसे नहीं ले सकता है, कितना भी स्वर्ण मुझे दे दो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव हर बैक. मुझे राज्य दे दो, मुझे राज्य नहीं चाहिए. आई हैव लव्ड हेलेन एंड आई विल नॉट लीव हर. हाँ, अगर कोई बूढ़ा आदमी ये सोचता है जिसका नसों में खून जम गया है कि नहीं नहीं ले जाओ, तो वो अपने बेटियों को दे सकता है मेनेलॉस का सेवा करने के लिए. मेनेलॉस की पत्नी है हेलेन. अगर वास्तव में ट्रॉय ने सरेंडर किया तो मैं हेलेन के साथ और अपने भाइयों के साथ ट्रॉय छोड़कर चला जाऊंगा और कहीं और नया नगर बसाऊंगा. एक्चुअली दिस हैपेंस. Paris and Helen go away from Troy. So he finally sits down. Suffer the shock of your foes, O nation chosen by heaven. Proudly determine on victory. Live by disaster unshaken. Either fate receive like men, nay like gods, nay like Trojans. या तो तुम जीतोगे या हारोगे. जो भी युद्ध में फेट होगा, भाग्य होगा, तुम उसको रिसीव इट लाइक मैन. मनुष्यत्व क्या है कि वो घबराता नहीं है डिजास्टर से. डिजास्टर है, मृत्यु है, वरण करेंगे मनुष्य. तो फिर कहता है नहीं, मनुष्य से ऊपर देवता हैं, मनुष्यों की तरह भाग्य को मत लो, देवताओं की तरह लो. और आगे कहता है नहीं, देवताओं की तरह भी क्यों, देवता से भी बढ़कर ट्रोजन्स हैं, लाइक ट्रोजन्स की तरह भाग्य से लड़ना सीखो. व्हाट ए ब्यूटीफुल लाइन. अगर हम इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लें, Either fate receive like men, nay like gods, nay like Indians. भारत भूमि का क्या धर्म है. So, ये सब सुनने के बाद किंग प्रियम उठता है और सबको कहता है, साइलेंस ओ कॉमन्स. सब लोगों के अंदर, अरे पेरिस ने बोला क्या, सबके अंदर कमोशन हो रहा है, आपस में बात कर रहे हैं. तो जो राजाधिराज महाराज प्रियम उठते हैं, सबको कहते हैं, साइलेंस ओ कॉमन्स, हियर एंड असेंट और रिफ्यूज एज योर राइट इज, मास्टर्स ऑफ ट्रॉया. तुम सबको सुन लिया, स्वीकार करो या रिफ्यूज करो, ये तुम्हारा अधिकार है. अगर तुम बोलोगे तो हम लड़ने जाएंगे, तुम बोलोगे नहीं तो हम नहीं लड़ेंगे. देखो कितना डेमोक्रेसी था उस समय. सब लोग युद्ध के लिए अग्रसर होते हैं. नाउ वी स्टार्ट द बुक ऑफ पार्टिंग्स. युद्ध निर्णय हो गया. आज का युद्ध निर्णायक युद्ध होने वाला है, क्योंकि एक्लिस उतरेगा मैदान में. एक्लिस आएगा तो या तो आर का लड़ाई होगा या पार का लड़ाई होगा, क्योंकि एक्लिस तो छोड़ेगा नहीं. वो प्रण लेके आ रहा है देवताओं से कि मैं वापस नहीं जाऊंगा टेंट में, तुम लोगों को इंडस तक पीछा करूंगा. और ये लोग ये प्रण लेके कि हम अंतिम बूंद तक लड़ेंगे. सो नाउ इट इज ए बुक ऑफ पार्टिंग्स. जो जो जा रहा है योद्धा युद्ध में, वो जानता है कि या तो हम जीत के लौटेंगे या मृत. देयर इज नो थर्ड चॉइस ऑप्शन फॉर अस. तो पहले एनियास, बहुत बड़ा ग्रीक हीरो है ये, और ये
सेनापति है, प्रधान सेनापति है ग्रीक सेना का, ट्रोजन्स का, नॉट ग्रीक, ट्रोजन्स का। तो वो घर में आता है और उसकी पत्नी उसके लिए, उसने रोटी बना के, मिलेट का, बाजरा का रोटी बना के रखा है, तो खा रहा है। और तब वो कहती है, उसकी पत्नी, उसको बहुत बड़ा टचिंग, शी एज ही एट विद हर काम आईज वॉचिंग हिम स्माइल्ड ऑन हर हस्बैंड। एक वीर पत्नी का क्या होना चाहिए, क्षत्राणी का, जो भारतवर्ष में कहते हैं कि जब युद्ध में जाता था क्षत्रिय अपना रक्त से तिलक करके कि दुश्मन को पीठ दिखा के मत आना, तो मरोगे तो मुझे गर्व होगा कि मैं एक वीर की पत्नी हूं। तो कहती है स्माइल करके, एवर दाउ हेस्टेस्ट टू बैटल ओ वॉरियर, एवर दाउ फाइटेस्ट, येट एम आई ब्लेस्ड among women who tremble not, left in thy mansion, quiet at old Anchises' feet, when I see thee in vision, soul with the shafts hissing round thee, and say to my quivering spirit. कहते कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मुझे ऐसा पति मिला है, और तुम जाते हो तो मैं देव चरणों में बैठती हूं और कल्पना के विजन में देखती हूं। क्या देखती हूं कि चारों तरफ से भाला बर्छा तुम्हारे चारों तरफ जा रहा है और तुम उसके बीच में खड़े हो अकेले। नाउ ही स्ट्राइकिंग एट एजेक्स, नाउ ही हैज मेट डायोमेडेस, कि वो तुम लड़ रहे हो इन सब योद्धाओं से। सच आर द माइटी ट्वेन हु आर एवर नियर, फोबस द थंडरर सन एंड दाई मदर गोल्ड एफ्रोडाइट। कि आखिर तुम भी एक देवपुत्र हो, रुद्र, पोसेडोन इज रुद्र, रुद्र की संतान हो, तुम्हारे दाहिनी ओर रुद्र खड़े होते हैं जब तुम युद्ध में जाते हो, और एफ्रोडाइट, शी इज द मदर ऑफ लव, रति जो कामदेव की पत्नी, वो तुम्हारे बाईं ओर खड़ी होती है, उनकी तुम संतान हो। सच आर द फेट्स दैट डिमांड दी ओ डेस्टाइन्ड हेड ऑफ द फ्यूचर, बट दो माई थॉट्स फॉर देयर ओन आर नॉट ट्रबल्ड ऑलवेज एनियास, सोर इज माई हार्ट विथ पिटी फॉर अदर एलियन वुमेन who in this battle are losing their children and well-loved husbands, brothers too dear for the eyes that are wed, for the hearts that are silent. तुम्हारे लिए मुझे चिंता नहीं है, तुम वीर हो, तुम देवपुत्र हो, मैं जानती हूँ कि तुमको प्रोटेक्शन है, देवताओं का खास प्रोटेक्शन है, लेकिन मुझे, मेरा दिल दुखी होता है सोच करके साधारण जनमानस, उनके हस्बैंड बच्चे जा रहे हैं युद्ध में और समाप्त हो रहे हैं, क्या ये युद्ध कभी खत्म होगा? तो क्रेसिया जो उसकी वाइफ है, हीरो रिप्लाइड, श्योरली द गॉड्स प्रोटेक्ट, येट इज डेथ टू ऑलवेज माइटी, मोस्ट इन हिज शैडोई एनवी ही स्ट्राइक्स एट द ब्रेव एंड द लवली, ग्रजिंग वर्क्स टू एब्रिज देयर डेज एंड टू विडो द सनलाइट, मोस्ट डिसअपॉइंटेड ही रेजेस अगेंस्ट द बिलवड ऑफ हेवन, स्ट्राइकिंग देयर लाइव्स थ्रू देयर हार्ट्स He mows down their loves and their pleasures. कहते तुम ठीक कहती हो, लेकिन देवता जिसके साथ रहते हैं सबसे ज्यादा मृत्यु उन्हीं का शत्रु होता है, ढूंढ ढूंढ के उन पर अटैक करता है। जो साधारण है व्यक्ति है उनको कहता है जीने दो 100 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो असाधारण होते हैं, जो इस संसार के अंदर कुछ देवत्व, कुछ हेवन का तत्व ला सकते हैं, उनके ऊपर मृत्यु अटैक करती है, ढूंढ ढूंढ कर उनके हृदय से उनका सुख, उनकी खुशी छीनना चाहती है, क्योंकि यही वो शैडो है जो समाप्त करती है सब कुछ। फिर उसकी पत्नी सुनकर कहती है, सो मे इट बी दैट आई गो बिफोर दी। तो कहता है मैं ये प्रे करता हूं कि तुम मेरे से पहले चली जाओ, ताकि तुम देखो ना मेरी मृत्यु। मुझे तो लगता है ये संभव है, देवता है, फिर भी मेरी ये प्रार्थना है कि तुम मेरे से पहले चली जाओ। तो देखो ये इंडियन थॉट में भी है, ग्रीक थॉट में भी है। बट टू एनियास आंसर्ड द ट्रैंक्विल लिप्स ऑफ क्रूसा। उस समय भी वो दुखी नहीं है, पर क्या कहती है वो उसकी वीर पत्नी, सो मे इट बी दैट आई गो बिफोर दी, सीइंग एनियास ओवर माई डाइंग आईज दाई लिप्स बेंड डाउन फॉर द पार्टिंग, blissful end is this for a woman here mid earth's sorrows, afterwards there we hope that the hand shall join which were parted. इससे और अच्छा आनंद क्या होगा एक
पत्नी के लिए कि वो जब मर रही हो तो उसका पति किस करे उसके लिप्स को, उसके आइस को, और विदा करे, और फिर आने के बाद जब हम लोग वहां तो मिलेंगे फिर से हाथ ज्वाइन करेंगे, बट दिस इज द वे टू गो। फिर उसके माता पिता भी उसको कहते हैं यशस्वी भव, युद्ध में जा रहे हो युद्ध में लड़ो। ये एक पार्टिंग है। इतने में एक यंग बच्चा है 14-15 साल का, वो लड़ाई लड़ना चाहता है, यूरस। और उससे छोटा सा श्री अरबिंदो ह्यूमरस वे में, देखो श्री अरबिंदो ब्रिंग्स हाउ ह्यूमर इन दिस ऑल दिस ड्रामा ऑफ पैथोस। ये सुन के एनियास निकलता है रथ लेकर के और बाहर जा रहा है, तो यूरस भागा भागा आता है, 15 साल का लड़का। यूरस द यंगेस्ट सन ऑफ पोलिडमास, क्लास्पिंग द फेटल war hardened hand with a palm that was smooth as a maiden's or infant's. Well art thou come, Aeneas, he said, and good fortune has sent thee. Now I shall go to the field. Thou wilt speak with my grandsire Antenor. So, जब वो हाथ मिलाता है एनियास से, एनियास तो बहुत युद्ध लड़ चुका है, उसके हाथ कठोर हैं, और यूरस के हाथ को डिस्क्राइब करते हैं सॉफ्ट एज ए मेडेंस और एन इन्फेंट। एक सुकन्या या एक छोटा बच्चा 1 साल का वैसे सॉफ्ट है। तो हाथ मिला के कहता है मेरा क्या भाग्य है, अहो भाग्य कि तुम मिल गए। मेरे दादा जो है एंटेनोर, जो बूढ़ा आदमी जो स्पीच दिया था, बोला था युद्ध मत लड़ो, जो सबसे प्रधान सेनापति है, कहता है तेरे साथ चलूंगा क्योंकि मैं युद्ध लड़ना चाहता हूं, तुम मेरा तरफ से जाकर के पैरवी कर देना। एंटेनोर के पास जाते हैं। एंटेनोर तो बहुत गुस्सा होता है। एंटेनोर कहता है इनको कि तुम सबको मैं श्राप देता हूं, जो इस महल के बाहर जाएगा युद्ध लड़ने सब मरेंगे। वो खूब क्रोधित है, ही कर्सेस। तो ये जो एंटेनोर का पोता है वो भागता है सीधा कि इसका सामने नहीं, मैं किसी तरह छिप करके पहुंचूंगा युद्ध में। ही हैज डिसाइडेड। कहता है श्राप हो तो श्राप हो। तो इस बीच में थोड़ा सा एंटेनोर और एनियास के बीच वाद विवाद होता है, और एंटेनोर कहता है मैं जानता हूं कि तुम एक हीरो हो और तुम्हारी माँ देवी है, लेकिन तुम गलत कर रहे हो युद्ध में जाकर। मैं देवी का पुत्र नहीं हूं, लेकिन मुझे भी देवता लोग बोल रहे हैं कि ये युद्ध में हार निश्चित है। तो एनियास कहता है तुम कैसे प्रधान सेनापति रहे हो, इतने युद्ध जीने के बाद आज तुम देवताओं को सुनकर अपना राष्ट्र से विमुख हो रहे हो। ये थोड़ा चलता है। तो ये आई एम स्किपिंग। एंटेनोर का एक बेटा हेलेमस जो बोला था कि मैं भी सोचता हूँ कि युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन अगर लड़ोगे तो मैं इसमें जाऊंगा। तो हेलेमस भी क्रोधित होकर के अपने पिता को छोड़ करके निकल आता है। तो हेलेमस और फिर जो एंटेनोर का बेटा है और उसका पोता ये निकल आता है। एनियास भी युद्ध के लिए चले जाते हैं। बाकी जो एंटेनोर और उसके बेटे हैं वो युद्ध नहीं लड़ते हैं, दे स्टे बैक। तो ये एक पार्टिंग होता है। देन अब नाउ वी कम बैक टू अवर फेवरेट पेरिस। फिर दिखाते हैं दृश्य बदलता है। एक चेंबर में पेरिस अपना मयान में तलवार फिक्स कर रहा है, आर्मर टाई कर रहा है, बाजूबंद, क्यूरास ये सब पहन रहा है। हियर इन ए चेंबर ऑफ ल्यूमिनस प्राइवेसी पेरिस वॉज आर्मिंग। वहां कोई और आ नहीं सकता, पेरिस का पर्सनल जगह है। नियर हिम मूव्ड हेलेन, ए वाइटनेस डिवाइन एंड इंटेंट ऑन हर लेबर, fastened his cuirass, bound the greaves and settled the hauberk. तो हेलेन उसका कवच, उसका बाजूबंद सब बांध रही है। देख क्या डिटेल में श्री अरबिंदो परफेक्शन में जाते हैं। What a perfection he is doing. Thrilling his limbs with her touch that was heaven to the yearning of mortals. She, with her hands of delight, caressing the senseless metal, pressed her lips to his brilliant armor. She bowed down, she whispered. Simple scene है, but see the perfection. हेलेन ये सब बांध रही है और उस मेटल को सी किसेस कि तुम सुरक्षा रखना। और पेरिस के अंदर हेलेन के टच से एक आनंद अंदर में प्रकट हो रहा है। लुक एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ श्री अरबिंदो। और हेलेन फिर विस्पर करती है, क्यूरस अलाउड बाय द गॉड्स प्रोटेक्ट द ब्यूटी ऑफ पेरिस। ये देवताओं ने बना के उसको कवच दिया है। कहते हैं प्रोटेक्ट व्हाट? द ब्यूटी ऑफ पेरिस। लुक एट द वर्ड्स ही यूजेस। प्रोटेक्ट द ब्यूटी ऑफ पेरिस, कीप फॉर मी दैट फॉर विच कंट्री वॉज लॉस्ट एंड माई चाइल्ड एंड माई ब्रदर्स। 2 लाइन में सब कुछ कह देती है कि इसकी रक्षा करना, इसके सौंदर्य की रक्षा करना, वह जिसके लिए एक राष्ट्र, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरा देश सब नष्ट हो गया, लेकिन तुम इसको रक्षा करना। मतलब व्हाट अ लव शी हैज
कि मेरा देश चला जाए, बट ही शुड बी प्रोटेक्टेड. लुक एट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. Yearning she bent to his feet, to the sandal strings of a lover. Then as she gazed up, changed grew her mood, for the demon within her rose that had banded Greece and was burning Troy into ashes. So, उसके सैंडल्स झुक करके चरणों को छूती है, पेरिस के किस करती है, खड़ी होती है. अचानक उसके अंदर, शी वॉज ए गॉडेस, एक्चुअली शी वॉज मदर्स विभूति. अचानक वो आई ही इसीलिए थी ट्रॉय को समाप्त करने के लिए. ऐसा कहा जाता है जैसे द्रौपदी का अवतार थी, काली का अवतार थी द्रौपदी, और वो गई ही थी ये जो क्षत्रिय सभ्यता जो बहुत अपने वीरता और घमंड में थी उसको समाप्त करने. सो हेलेन अब अचानक अपने मिशन के प्रति कॉन्शियस हो गई है. तो सडनली हर मूड चेंजेस. Then she says, slowly a smile that was perfect and perilous over her beauty. Now look at this description. एक लाइन श्री अरविंदो का जब हेलेन और पेरिस को डिस्क्राइब करते हैं, हेलेन के मुख पर एक स्माइल आती है. वो स्माइल कैसी है? परफेक्ट है, पेरिलस है, और उसके सौंदर्य के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट जाती है. पेरिलस, डेंजरस. उस एक स्माइल ने राष्ट्रों को विध्वंस कर दिया. सो इट इज पेरिलस. एट द सेम टाइम इट इज परफेक्ट. वह जिसके अंदर सौम्यता और रौद्र दोनों मिले हुए हैं. Dawned like the sunlight on paradise, strangely she looked on her lover. उस स्माइल के साथ वो अपने लवर को देखती है. So might a goddess have gazed as she played with the love of a mortal. वो एक देवी है, मानो एक साधारण मर्त लोक के प्राणी के साथ थोड़ी देर के लिए वो खेल, प्रेम का खेल खेलने आई है. Passing an hour on the earth she rose up, white to Olympus. और फिर कहती है पेरिस को, So art thou winner, Paris, yet and thy spirit ascendant leads this Troy where thou wilt, O thou mighty one veiled in thy beauty, first in the dance and the revel, first in the joy of the melee, who would not leave for thy sake and repent it not, country and homestead. तुम हर चीज में आगे हो, चाहे वो डांस हो या युद्ध हो, हर चीज में पेरिस तुम आगे हो. कौन तुम्हारे लिए देश को और घर को त्यागने के लिए तैयार नहीं होगा. विनिंग दाउ रेनिस्ट स्टिल ओवर ट्रॉय, ओवर फेट, ओवर हेलेन. तुम जीतोगे और जीत कर तुम ट्रॉय के ऊपर भी, हेलेन के ऊपर भी, भाग्य के ऊपर भी राज्य करोगे. ऑलवेज सो कैंस दाउ विन. क्या तुम सदैव ऐसे जीत सकते हो? हैज डेथ नो क्लेम ऑन दाई ब्यूटी, फेट नो स्काउच फॉर दाई सिंस. तुम कितने भी पाप कर लो, भाग्य हमेशा तुम्हारा साथ देता है. हाउ द ईयर्स हैव पास्ड बाय इन ए ग्लोरी, ईयर्स ऑफ दिस हेवन ऑफ द गॉड्स, ओ रेविशर्स, सिंस फ्रॉम माई हर्थ स्टोन सीजिंग दाउ बोरेस्ट मी, कंपेल्ड टू दाई शिप्स and my joy on the waters. Troy is enringed with the spears, her children fall and her glories. Mighty souls of heroes have gone down prone to the darkness. Thou and I abide, the mother's wail for our pleasure. Will thou then keep me forever, O son of Priam in Troy? कहते कि वह दिन मुझे याद आ रहा है जब अचानक तुम आए थे और मेरे घर से कंपेल करके, मेरा हाथ पकड़ के मुझे शिप पर बैठा कर ले आए थे, और मैं आनंदित होकर आई थी. और उस दिन के बाद क्या क्या नहीं हुआ. इतनी माएँ अपने बच्चों से अलग हो गईं, इतने औरतें विधवा हो गईं, लेकिन मैं और तुम अभी भी जीवित हैं. क्या सदैव ऐसा होगा? लुक एट द आयरनी इन दिस. आर्ट दाउ ए गॉड टू. कहते क्या तुम भी देव हो? क्योंकि देवताओं के साथ ही ऐसा होता है कि सदैव उनके ऊपर एक भगवान का कुछ असाधारण कृपा होता है जो हम बाहरी दृष्टि से नहीं समझ पाते हैं. आर्ट दाउ ए गॉड टू, ओ हीरो, डिस्गाइज्ड इन दिस रोब ऑफ द मॉर्टल. कहती मेरे बारे में तो मैं जानती हूं कि मेरी माँ फेट थी और सियोस पिता थे, लेकिन तुम भी क्या देवता हो जिसने एक मर्त जीवन के, मर्त लोक के प्राणी का एक खाल पहना हुआ है. ये भारतीय विचारधारा में भी है और ग्रीक विचारधारा में भी है. ब्रिलियंट, केयरलेस ऑफ डेथ एंड ऑफ सिन, एज इफ श्योर ऑफ दाई रैप्चर. जो देवता होते हैं
वो अपने मृत्यु से भी नहीं डरते हैं. मृत्यु मतलब उनके लिए ठीक है, क्या है, कपड़ा उतारना है, ले लो. सिन से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि सिन की कॉन्शियसनेस होती नहीं है उनमें. दे लिव लाइक दैट ग्रेटनेस. ऑफ कोर्स इसका अर्थ ये नहीं कि जो कोई भी आदमी कुछ भी करता है दैट इज ए गॉड, बट देयर इज ए गॉड लाइक ग्रेटनेस इन दिस. व्हाट देन इफ फेट टुडे वेयर टू ले हर हैंड ऑन दी पेरिस. क्या मान लो अगर भाग्य ने तुम्हारे ऊपर अपना हाथ रख दिया, तो पेरिस फिर उसका उत्तर देता है, हाउ देन दाई विल दैट टू माइन इज ए कैप्टिव. Temptress of Argos, he answered, thou snare for the world to be seized in. Thou then hopest to escape, but the gods could not take thee, O Helen. How then thy will, that to mine is a captive? Or how, though with battle, he who has lost thee, unhappy, thee Spartan, bright Menelaus, all things yield to a man, and Zeus himself is accomplice, when, like a god, he wills, विदाउट रिमोर्स और लॉन्गिंग. इसे इसकी तुम मेरे से बचना चाहती हो कि मैं मर जाऊंगा और तुम चली जाओगी कहीं अपने वापस अपने स्वर्गलोक में. आज तक तो तुम मेरे विल से एस्केप नहीं कर पाई. तो वो मेनेलॉस तुम्हारा पति, वो मुझे मारने की क्षमता रखता है. वो स्पार्टन. देन ही सेज फाइनली टू हर कि वो मनुष्य जो बिना कन्फ्लिक्ट के, बिना किसी पाप बोध के वो विल करता है कोई चीज, तो स्वयं उसको परमात्मा उसको सैंक्शन करते हैं. और मैंने तुमको बिना किसी पाप बोध के, आई हैव डिजायर्ड यू एंड Zeus हिमसेल्फ इज ए विटनेस. तो ये तो निश्चित है कि तुम ना मेरे, मतलब इस तरह हो ही नहीं सकता कि हम दोनों अलग होंगे. इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी. सो हिज लॉजिक इज दैट. एंड देन शी सेज यस इट इज गुड. Last he says, never can death undo what life has done for us, Paris, nor whatever good beside. Oh, this is a beautiful passage. जब ये सुनती है तो वो ऐसे बोलती जो हम लोग सुनते हैं ना, एवरीथिंग इज डिवाइन, एवरीथिंग इज गुड, कल्याण श्रद्धा. हेलेन अब जो एक्सप्रेस करेगी, दिस इज द अल्टीमेट, माने कल्याण श्रद्धा क्या होती है उसका एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है. अब देखो बाहर से अगेन अगर हम मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सब यही बोलते होंगे उस समय, पेरिस ने बहुत गलत किया, हेलेन ने बहुत गलत किया, विनाश का कारण बना. और सबसे अधिक उस समय अगर देवता किसी के अंदर काम कर रहे थे तो 3 लोगों के अंदर, पेरिस, हेलेन एंड एक्लिस. ये 3 हीरो हैं उसके बुक के. तो हेलेन कहती है, यस इट इज गुड, शी क्राइड, व्हाट द गॉड्स डू एंड एक्शंस ऑफ मॉर्टल्स. जो देवता करते हैं वो भी अच्छा है और जो मनुष्य करते हैं वो भी अच्छा है. गुड इज द प्ले ऑफ द वर्ल्ड, इट इज गुड द जॉय एंड द टॉर्चर. इस संसार का जो प्ले है अच्छा है, इसका आनंद भी अच्छा है और इसका जो टॉर्चर है वो भी अच्छा है. प्रेज्ड बी द आवर ऑफ द गॉड्स व्हेन आई वेडेड ब्राइट मेनेलॉस. वो भी एक ब्लेसेड घड़ी थी, सुंदर मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त था जब मैंने मेनेलॉस का हाथ पकड़ के विवाह किया. प्रेज्ड, मोर प्रेज द कील्स दैट सेवर्ड द सीज टुवर्ड्स हेलेन. लेकिन उससे भी अधिक शुभ मुहूर्त वो था जब मैं जहाज में बैठी, शिप में बैठी, और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए ना केवल मेनेलॉस के साथ, उस भूमि के साथ मेरा बंधन काट दिया. नाउ बोथ थिंग्स ही इज सेइंग आर एक्शंस ऑफ गॉड्स एंड दे आर ब्यूटीफुल. चर्निंग द सेंसलेस वेव्स दैट न्यू नॉट द ब्लिस ऑफ देयर बर्डन. प्रेज टू द एंड द आवर when I passed through the doors of my husband, laughing with joy in my heart for the arms that bore and enchained me. और अंतिम घड़ी तक मैं उस मुहूर्त को देव मुहूर्त मानूंगी जब मैंने अपने हस्बैंड का घर क्रॉस किया. किसके बाहों में क्रॉस किया? वह जिसको मैं हमेशा हमेशा प्यार करूंगी. Never, laughing with joy in my heart, never can death undo what life has done for us, Paris. ये तो स्वयं जीवन ने हमारे लिए क्रिएट किया, मृत्यु उसको कैसे अंडू कर सकती है. Nor whatever betide can the hour be unlived of a rapture. This too is good, that nations should meet in the shock of the battle. इसे इसकी ना केवल जीवन ने हमें जो दिया, और वो जो आनंद हम लोगों ने कुछ क्षणों के लिए बिताया है,
पूरा जन्म भी चला जाए तो भी ये उस आनंद को, उस रैप्चर को कभी कोई समाप्त नहीं कर पाएगा, इवन इफ यू गो टू डेथ. दिस टू इज गुड दैट नेशन शुड मीट इन द शॉक ऑफ द बैटल, heroes be slain and a throne and a theme be made for the songs of the poets, songs that shall thrill with the name of Helen, the beauty of Paris. So she says ये भी अच्छा है कि योद्धा लोग युद्ध में जाएं और मृत्यु को प्राप्त हों, वीर गति को प्राप्त हों, और उससे पोइट्स इंस्पायर हों और हेलेन के सौंदर्य और पेरिस के कामों के चर्चा हो. लुक एट द ग्रेटनेस. आई मीन, यू नो, वन कुड राइज टू दोज हाइट्स. वेल इज दिस ऑल्सो दैट एम्पायर शुड फॉल फॉर द आईज ऑफ ए वुमेन. यह भी अच्छा है कि एक नारी के आंखों के लिए एक पूरे एम्पायर विध्वंस हो जाए. वेल दैट फॉर हेलेन हेक्टर एंडेड, मेमनॉन वाज स्लॉटर्ड. यह भी अच्छा है कि हेलेन के लिए हेक्टर जैसा योद्धा समाप्त हो गया और मेमनॉन जैसा वॉरियर धूल में चला गया. स्ट्रॉन्ग सार्पेडॉन फेल एंड ट्रॉयलस सीज्ड इन हिज बॉयहुड. ट्रॉय फॉर हेलेन बर्निंग, हर ग्लोरी, हर एम्पायर, हर रिचेज. दिस इज द साइन ऑफ द गॉड्स एंड द टाइप ऑफ थिंग्स दैट आर मॉर्टल. Thou who art kin to the masters of heaven, unconstrained like thy kindred, high on the ancient stage of the Troad, with gods for spectators, play till the end thy part, O thou wondrous and beautiful actor. Fight and slay the Greeks, my countrymen, victor returning, take for reward of the play thy delight of Argives, Helen. He says, कि सब अच्छा है कि ये युद्ध हो और एम्पायर ध्वंस हो. और ये सब जो लोग सोचते हैं कि ये टूट गया, ये मर गया, ये राष्ट्र समाप्त हो गया, ये तो मॉर्टल्स के थॉट है, जो मर्त लोग के प्राणी हैं. जो देवता होते हैं वो ये सब से, उनके लिए एक एम्पायर का जाना कुछ भी नहीं है. एक श्री अरबिंदो का पैसेज है, मार्बल्स ऑफ टाइम. आप पढ़ोगे तो आपका बुद्धि सिर सब चकरा जाएगा. उसमें श्री अरविंद डिस्क्राइब करते हैं काल पुरुष को. टाइम बैठा है एक कमरा में और क्या खेल रहा है? मार्बल्स. तो मार्बल्स कैसे खेलता है? सारे राष्ट्र उसके सामने हैं. कहता अच्छा ये राष्ट्र, उठाता है, खिड़की के बाहर फेंक देता है, दूसरा फाड़ देता है, तीसरे में अपना मार्बल डांट लगाता है. और जब वो ये कर रहा है, खेल खेल रहा है, वहां विध्वंस हो रहा है, अचानक कोई राष्ट्र उन्नत हो रहा है. इफ यू रीड इट यू विल वंडर हाउ द गॉड्स प्ले. उनके लिए क्या है? एक राष्ट्र चला जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम पेरिस, तुम रियली देवता की तरह हो. राष्ट्र विध्वंस हो जाए, हमने जो डिसाइड किया है वो करेंगे. दिस ओनली गॉड्स कैन से. क्योंकि उनके लिए दिस इज ऑल, मरना जीना ये क्या है. तो कहते हैं यू आर लाइक ए गॉड, गो एंड फाइट लाइक ए गॉड एंड कम बैक. और रिवार्ड के रूप में किसको प्राप्त करो? हेलेन को. लुक एट व्हाट शी इज सेइंग. फाइट एंड स्ले द ग्रीक्स, माय कंट्रीमैन, मेरे देशवासियों को मार दो. विक्टर रिटर्निंग, टेक फॉर रिवार्ड ऑफ द प्ले दाई डिलाइट ऑफ आर्गाइव हेलेन. फोर्स फ्रॉम माई bosom ए हिंट ऑफ द जॉय डिनाइड टू द डेथ क्लेम्ड. रॉब इन द किस ऑफ माई लिप्स ए पैंग फ्रॉम द रैप्चर्स ऑफ हेवन. तुम आओ और मेरे हृदय में वो आनंद जो मैंने देवताओं को भी नहीं दिया, मॉर्टल्स क्या चीज हैं, वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं. रॉब फ्रॉम माई लिप्स द किस, जो मैं हेवन को भी नहीं देती हूं, कम एंड टेक इट. सो हाउ शी इज टेलिंग कि तुम युद्ध लड़ो, राष्ट्रों को विध्वंस होने दो, आई एम देयर वेटिंग फॉर यू. नाउ यू नो, इसको हम कैसे भी समझ सकते हैं, बट दिस इज ग्रेटनेस. अगर तुम एक दृष्टि से देखो तो दिस इज ग्रेटनेस. श्री अरबिंदो का एक कैंटो है किंगडम्स ऑफ द ग्रेटर लाइफ, उसमें आप पढ़ोगे कि ये जो बींग्स होते हैं वो ये हम लोग का जो सीमित सोच है, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट एंड दे लिव फॉर दैट ग्रेटनेस. इवन दोज व्हेन दे लिव बाय धर्मा इट इज ए ग्रेटनेस. कोई साधारण धर्म के लिए नहीं जिएंगे. ये सब बोल करके ये चले जाते हैं प्रियाम के वहाँ पर. पेरिस बाय बाय करके अब प्रियाम के पास जाता है, अपने फादर और मदर के पास, और कहता है कि पिता तुम बहुत दुखी होगे कि मेरी जैसी संतान को तुमने जन्म दिया.
कि जिसने राष्ट्र को बर्बाद कर दिया एक औरत के पीछे, तो पेरिस। अब पिता माता को तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं तब पिता माता के पास जाके वो कहता है कि लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हृदय को देवताओं ने इस तरह से इंस्पायर किया। अगेन ही सेज दैट कि आई एम लॉस्ट माई हार्ट टू हेलेन, और मैं कितना भी कुछ प्राइज देना हो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने प्रेम को सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। साफ बोलता है कि आई एम सॉरी, लेकिन आई विश आई कुड डू इट। तो मेरे कारण आप तो बोलोगे कि बर्बाद हुआ राष्ट्र, पर मैं क्या करूं, आई एम हेल्पलेस अगेंस्ट द गॉड्स विल इन साइड मी। उधर अचानक एक इंट्रोड्यूस करते हैं एक कैरेक्टर को, कैसेंड्रा। कैसेंड्रा भी वहाँ बैठी है क्योंकि वो राज प्रसाद में गए हैं। प्रायम है, उसकी पत्नी है, और कैसेंड्रा पेरिस की बहन है। और कैसेंड्रा की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसेंड्रा अपोलो कैसेंड्रा से प्रेम करता है। कैसेंड्रा एक मर्तलोक की स्त्री है, और ये देखो इंडियन थॉट्स में भी है, काली देश की विक्रम और वशी। तो उसी प्रकार से कैसेंड्रा मर्तलोक की धरती की पुत्री है, और ये जो है अपोलो, ये एक सूर्य देवता का अंश है, ही इज ए गॉड, और ये ट्रॉय की रक्षा करते हैं। तो अपोलो का हृदय कैसेंड्रा पर आ जाता है और वो प्रपोज करते हैं कि मैं एक देवता हूँ बट आई वॉन्ट टू बी विद यू। कैसेंड्रा कहती है ठीक है, लेकिन पहले तुम दिव्य दृष्टि है तुम्हारे पास, तुम मुझे दोगे? तो कहते हैं हाँ ले लो, इट्स अ लॉ ऑफ लव, ही गिव्स हर द दिव्य दृष्टि। कैसेंड्रा जानती है ये गॉड के साथ तो मेरा जीवन बहुत कठिन होगा, इतना तेज है इसके अंदर, मैं सह कैसे पाऊंगी, इतना इंटेंसिटी, आई कैन नॉट बेयर इट। तो वो देवता को कहती है अब तुमने मुझे दिव्य दृष्टि दे दिया, टाटा बाय बाय, मैं जा रही हूं। तो अब वो देवता है, वो जानती कि देवता जबरदस्ती नहीं करेगा। तो देवता कहते हैं, अपोलो उसको श्राप देता है, श्राप भी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से कहता है कि दिव्य दृष्टि तो मैंने दे दिया, तो मैं देवता हूं, मैं वापस नहीं लूंगा। तुम्हें हमेशा जो तुम देखोगी वो सच देखोगी, लेकिन साथ में मैं तुमको एक और बात बोलता हूं, जो तुम बोलोगी उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम सबको सच बताओगी, लेकिन कोई तुम्हारी बात सुन के विश्वास नहीं करेगा, सब सोचेंगे तुम पागल हो गई हो। कैसेंड्रा वहां बैठी हुई है, और जब पेरिस पहुंचता है तो वो अपना बोलना शुरू करती है कि ट्रॉय समाप्त होने वाला है, सब मरने वाले हैं, इस एक व्यक्ति के कारण यही बचेगा, सब समाप्त होंगे, आईसी फ्लेम, सब बोलती है। पेरिस उसको कहता है दीदी तुम लगता है आज भी तुम्हारा ब्रेन ठीक नहीं काम कर रहा है, दवा ववा ली नहीं हो, आलोक भाई से मिली नहीं हो, तुम जाके अभी चुपचाप तुम चुप रहो, यहां पर तुम्हारा काम नहीं है, ये योद्धाओं का है। पेरिस जानता है सच बोल रही है, बट शी कीप्स हर क्वाइट। और प्रियम भी बोलता है कि देखो कैसेंड्रा, ये सब बोलने का कोई लाभ नहीं है, हम लोग ने निर्णय ले लिया है, तो तुम चुप रहो। सो दिस ऑल्सो आई एम स्किपिंग। इस बीच हेलेन आती है, और पहले तो अपने पुत्र को प्रियम कहते हैं, और प्रियम की पत्नी कहती हैं कि नहीं, तुम हमेशा हमारे प्रिय थे बचपन से, और आज भी तुम उतने ही प्रिय हो पेरिस। जो कुछ तुमने किया, तुमने अपने हृदय में जो तुमको भाव जागा उस अनुसार किया, तो हम तुमसे नाराज नहीं हैं। तुम युद्ध में जाओ और विजयी होकर लौटो। विक्टर सो माइट्स thou कम, सो ग्लैड इन द हार्ट ऑफ thy मदर। तुम युद्ध जीत कर आओ, अपनी माँ का हृदय प्रसन्न करो, यही मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। Then to the aged father of Paris, Helen the Argive, bright and immortal and sad like a star that grows near to the dawning. Now look at these lines. Bright and immortal and sad like a star that grows near to the dawning. जब दिन निकलने वाला है तो तारे की जो गति होती है धूमिल हो जाता है। तो हेलेन जो ब्राइट है, इमॉर्टल है, वो तो स्टार खत्म होने वाला है नहीं, लेकिन अब एक नया दिन आने वाला है जो एंजॉय किया हेलेन और पेरिस ने। जब चैप्टर इज नाउ क्लोज्ड, अनदर काइंड ऑफ लाइफ विल बिगिन। तो उस अवस्था में हेलेन है, और वो कहती है अपने ससुर को, मी टू पार्डन एंड लव माई पेरेंट्स, इवन हेलेन, cause of all bane and all death, but I came from the gods for this ruin. मुझे भी क्षमा करना हे पिता, पिता सरीखे और माता, और
ये सब जो रूइन होने वाला है मैं ही इसका कारण हूं। अब मैं क्या करूं? मैं देवताओं से केवल इसीलिए आई थी कि ट्रॉय का विनाश होना है। शी नो, शी इज कॉन्शियस ऑफ अ मिशन। यू नो द स्टोरी ऑफ द्रौपदी, नो? शी केम फॉर दिस, डिस्ट्रॉय द क्षत्रिय, born as a torch for the burning of empires, cursed with this beauty। मैं तो एक अग्नि हूं, जैसे द्रौपदी थी ना, वो उसको कहते थे कि यज्ञ से पैदा हुई थी, तो उसका नाम था याज्ञसेनी। वो ज्वाला थी, एब्सोल्युटली फायर। कहती मैं तो एक अग्नि हूं जो देवताओं ने भेजी ही है ये सब समाप्त करने के लिए, और ऐसा सौंदर्य दिया जो मेरे लिए एक अभिशाप बन गया, कि जिसके कारण राष्ट्र विध्वंस होंगे। ऐसा सौंदर्य अभिशाप ही है। नॉर हैव आई नोन ए फादर्स एम्ब्रेस। क्यों? सीयूस उसका बाप था जो देवता था, पैदा करके चला गया। नॉर हैव आई नोन ए फादर्स एम्ब्रेस ए मदर्स कैरेसेस। माँ भी एक देवी थी, जन्म दे के चली गई। बट टू द डिस्टेंट गॉड्स आई वॉज बॉर्न एंड नर्स्ड एज एन एलियन, हियर बाई अर्थ फ्रॉम फियर नॉट अफेक्शन, कंपेल्ड बाई द थंडर्स। टू आर हर मॉन्स्टर्स बर्थ्स from the furies and from the immortals. I have been both a monster of doom and a portent of beauty. ये मेरा भाग्य है, मेरी ही माँ ने लिखा है, उसकी माँ थी फेट, और उन्होंने मेरा ऐसा भाग्य लिखा है कि एक और मैं डूम को लाई हूँ और एक और सौंदर्य को लाई हूँ। एंड वही शेरविंद कहते हैं कि फिनिश करके हेलेन ने, जो बार्बरिक सभ्यता थी जिसमें युद्ध और शक्ति इसी का था सब कुछ, ब्यूटी संसार में लाई। दैट वॉज हर वर्क। पर पहले उन्होंने विनाश किया। स्लोली प्रियम द मोनार्क आंसर टू आर्गाइव हेलेन। अब प्रियम उसको उत्तर देते हैं अपनी पुत्र वधु को। दैट विच दाउ आर्ट द गॉड्स हैव मेड दी, दाउ कुड्स नॉट बी अदर। दैट विच दाउ डिड्स द गॉड्स हैव डन, दाउ कुड्स नॉट प्रिवेंट देम। जो कुछ भी तुम हो देवताओं ने गढ़ा है, और जो कुछ भी तुमने किया वो देवताओं ने इंस्पायर किया है, तुम और कुछ कर नहीं सकती थी। हु हियर शैल ब्लेम और whom शैल ही पार्डन। किसको हम दोष दें और किसको हम फॉरगिव करें। शुड नॉट माई पीपल रेल एट मी मर्मरिंग, प्रियम हैज लॉस्ट व्हाट हिज फादर्स हैड गैदर्ड। कर्स्ड इज दिस किंग बाय हेवन एंड कर्स्ड हु आर बॉर्न एज हिज सब्जेक्ट्स। मेरे जो प्रजा है वो तो मुझे ब्लेम कर रही है कि इस राजा के अंडर हम युद्ध लड़े हैं, इस राजा ने जो हमको विनाश के दौरी पर ले आया। वो हेलेन को निष्कासित कर सकता था, पेरिस को निष्कासित। ही डज नॉट डू दैट। लुक एट हिज हाईनेस, आई मीन ही वाज आल्सो ए ग्रेट किंग। कहता है अब कौन किसको ब्लेम करे, उसका कोई लाभ नहीं है। तुम कह रही हो मैं तुमको ब्लेम करूं, सारा राष्ट्र और प्रजा मुझे ब्लेम कर रही है। मास्क्ड द हाई गॉड्स एक्ट, द डूअर इज हिड बाय हिज वर्किंग। Each of us bears his punishment, fruit of a seed that's forgotten. Each of us curses his neighbor, protecting his heart with illusions. Therefore, like children, we blame each other and hate and are angry. कहते हैं हम मूर्ख हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि जो हो रहा है उसके कारण हो रहा है, पर वास्तव में ये देवता ये जीवन का जाल बुनते हैं और वो अंदर में छिपे होते हैं और हमें दिखते नहीं हैं। अब जो बच्चे होते हैं वो इसको ब्लेम करते हैं, उसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, पर अपने हृदय को इल्यूजन से बचा के रखते हैं। इल्यूजन क्या है? मैं तो करता हूं नहीं, उसने किया, इसने किया, ये इल्यूजन है। इल्यूजन ये नहीं है कि जो हो रहा है, इल्यूजन ये है कि कर्ता भाव, क्योंकि करने वाला एक ही है और वो देवताओं के थ्रू कार्य कर रहा है। टेक माई चाइल्ड, आप अपने उसको कह रहे हैं। नाउ यू सी दीज लाइन्स, रियली एक मोनार्क जिसने एक विश्व विजयी राष्ट्र का जो एक राजा होगा, छत्रपति सम्राट, वही ये शब्द कह सकता है। टेक माई चाइल्ड द जॉय ऑफ द सनशाइन वन बाय दाई ब्यूटी, आई हु लॉज ऑन दिस अर्थ एज एन एलियन बाउंड बाय द बॉडी, वेयरिंग माई सॉरो इवन एज आई वेयर द इंपीरियल पर्पल, प्रेज येट द गॉड्स फॉर माई डेज that have seen thee at last in my ending, fitly Troy may cease, having gazed on thy beauty, O Helen. What is he saying? कह रहा है कि तो मेरे बच्ची, जो भाग्य तुमको दे रहा है, जो सुख दे रहा है, जो आनंद दे रहा है, जो लाफ्टर, आनंद से लो,
रिमोर्स मत रखो कि तुम्हारे कारण राष्ट्र का विध्वंस हो रहा है, विनाश हो रहा है, ऐसा मत सोचो। बी हैप्पी। और मैं तो कुछ दिन का प्राणी हूं, एलियन की तरह इस शरीर में जी रहा हूं, आज हूं कल नहीं रहूंगा, लेकिन मैं इस बात के लिए देवताओं को धन्यवाद देता हूं कि मेरे अंतिम दिनों में मैंने हेलेन के दर्शन किए। और ट्रॉय के लिए इससे बड़ा अंत क्या है कि ट्रॉय के लोगों ने उस सौंदर्य को देखा जिसका नाम हेलेन है। लुक एट दी, मतलब ये एक देवता ही इस तरह बोल सकते हैं कि उस ब्यूटी के लिए, उस प्रेम के लिए राष्ट्र विध्वंस हो सकते हैं। दिस इज सिन, ईविल इज नथिंग फॉर द सेक ऑफ दैट पावर ऑफ लव। सो ही सेज, लास्ट 2 लाइन्स, प्रेज येट द गॉड्स। ये सब कुछ दुख अपने हृदय में उठाकर भी मैं देवताओं को प्रेज कर रहा हूं। क्यों प्रेज कर रहा हूं मैं देवताओं को? प्रेज येट द गॉड्स फॉर माई डेज दैट हैव सीन दी एट लास्ट इन माई एंडिंग। अंत में मैंने तुमको देख लिया। फिटली, क्वाइट फिटली ट्रॉय में सीज हैविंग गेज्ड ऑन दाई ब्यूटी ओ हेलेन। ट्रॉय, अब और कुछ देखने को बचा नहीं है, ट्रॉय को विध्वंस होने आना चाहिए। आने वाले समय में लोग कहेंगे कि हेलेन नाम की एक अभूतपूर्व सुंदरी थी। कहां थी? ट्रॉय में थी। सो अब इस बीच कैसेंड्रा बहुत सुन रही है ये सब और गुस्सा हो रही है, तो बोलती है तुम सब लोग विनाश की ओर जा रहे हो। उसका प्रायम की डॉटर है। और इस बीच इनका बातचीत होता है। पेंथेसिलिया के पास वो बच्चा आ जाता है, वो जो 15 साल का है, इसके साथ में कहता है मैं लड़ना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो पेंथेसिलिया उसको थोड़ा थोड़ा बोलती है कि क्या तुम छोटे से बच्चे मेरे साथ क्या लड़ोगे? पर वो कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे युद्ध में अपने रथ पर बिठाओगी। देन शी सेज देयर इज समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। पहले वो यूरस को समझाती है, पेंथेसिलिया। यूरस वो बच्चा है जो आ रहा है कि प्लीज मुझे अपने साथ लड़ने दो। तो समझाती है, यूरस फॉरगॉटन ऑफ ग्रेस, डॉस्ट thou gad like a stray in the city, eager to mix with the armored men and the chariots gliding? High on the roof, wouldst thou watch the swaying speck that is battle? Better to aim with the dart or seek with thy kind the palestra. So wilt thou sooner be part of this greatness rather than straining. Yearn from afar to the distance that veils the deeds of the mighty. कहते तुम छत पर खड़ा हो जाना और जो युद्ध हो रहा होगा तुमको तो जैसे स्पेक होता है ना, मूव करता है झुंड, वो दिखाई देगा, और वहां बैठ के डार्ट का गेम खेलना। तो तुम धीरे धीरे तैयार हो गए इस ग्रेटनेस के लिए। ये तुम्हारा उम्र नहीं है युद्ध लड़ने का। लुक एट द लैंग्वेज दैट श्री अरबिंदो, माने कैन यू इमेजिन फ्रॉम दैट हाई सबलाइम फिलोसफी ऑफ द लाइफ डिवाइन, श्री अरबिंदो इज राइटिंग दिस काइंड ऑफ ए वेरी ह्यूमन प्ले, but with an anxious lure in his smile on her. Eurus answered, Eurus smile करके कह रहा है, please, not that remoteness to see have I come to the palace of Priam, leaving the house of my fathers, but for the spear and the breastpiece. Hast thou not promised me long I shall fight in thy car with Achilles? कि मैं वो इसलिए नहीं आया हूं प्रियाम के पैलेस में, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम जाकर के युद्ध लड़ोगे एक्लिस के सामने। अब ये याद दिलाता है, एक एपिसोड है महाभारत में, उत्तर और उत्तरा, ये जब लास्ट पार्ट होता है अज्ञातवास का, तो अचानक दुर्योधन और उसकी आर्मी अटैक करती है इस प्रदेश को, विराट देश को, क्योंकि उनको पता चला है कि वहाँ छिपा हुआ है अर्जुन, ये सब पांडव। अर्जुन क्या बना हुआ है? एक नर्तकी, वृहनल्ला। तो जब वो डिक्लेयर होता है तो सब लोग चिंतित हो जाते हैं, सब कहते हैं हे भगवान, ये लोग दुर्योधन, भीष्मा, द्रोण, इनसे कौन लड़ेगा? सरेंडर। तो उत्तर जो प्रिंस है कहता है नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं एक क्षत्रिय हूं, जब तक रक्त का आखिरी बूंदे लड़ूंगा। तो अर्जुन सुन रहा है, कहता है ऐसा करो, आप लोग इसको लड़ने दो, मैं इसका सारथी बनूंगा, मैं बहुत सीखा हूं, मैंने अर्जुन का रथ भी चलाया है, मुझे इसका सारथी बना के भेज दो,
आप ये क्षत्रिय की तरह लड़ना चाहता है, उसमें क्या है? तो सब राजा लोग सब दुखी होकर उसको अल्टीमेटली विदा करते हैं, राजा रानी। और वो तो ब्रहनल्ला नहीं है अर्जुन तो उसको ले जाता है शमी वृक्ष, बोलता है वो मुझे अस्त्र शस्त्र दो, अब तुम बैठो सामने, आई विल फाइट दिस बैटल। तो ये ना इट रिमाइंड्स कि वो यूरस उत्तर का जो छोटा सा एपिसोड है कि मैं लड़ूंगा, और सब लोग बोले नहीं नहीं अभी तुम क्या लड़ोगे। बाद में उत्तर के साथ ही मैरी भी होती हैं वहाँ पर। तो अब जब ये ऐसा कहता है तो पेंथेसिलिया कहती है, यंगर देन दाउ इज माई नेशन हैव माउंटेड द स्टीड एंड द वार कार। कहती ठीक है तुम 15-16 के हो, तुमसे भी जो यंग होते हैं हमारे राष्ट्र में, वो लोग घोड़े पर चढ़ करके लगाम लेकर युद्ध लड़ना सीख जाते हैं, तो ठीक है। यूरस आर्म फ्रॉम अंडर माई शील्ड दाउ शेल्ट गेज एट द थियन, रीचिंग माई शाफ्ट्स फ्रॉम फॉर द कास्ट फ्रॉम द रिम ऑफ माई कार इन द बैटल, हैंडल परहैप्स द स्पीयर दैट शेल स्माइट डाउन द थाइन एक्लिस। ठीक है तुम बैठो, मुझे तुम भाला बर्छा देते जाना, और क्या पता कि वो बर्छी जो एक्लिस का सीना चिरेगा, तुमने उसको छुआ हो पास करके मुझे देते हुए तो एनियस कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, इस बच्चे को ले जा रहे हो। देन फाइनली शी सेज नो, यूरस जाओ, बर्छा उठाओ, कवच पहनो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एंड दैट इज हाउ दिस बुक एंड्स, एंड आई विल एंड दिस पार्ट। लास्ट में बस ये है कि एक दो बूढ़े लोग भी आते हैं, बुक ऑफ पार्टिंग्स है, तो वो कहता है देखो हम लोग को ये उम्र में ये सब देखना पड़ा। तो कहते हैं हाँ मैं चाहता तो घर में बैठ सकता था, बट मुझे लगा जब सारे जीवन मैंने युद्ध लड़ा है तो इससे अच्छा क्या है कि मैं समाप्त हो जाऊं, वीर गति को प्राप्त हूं। एंड लास्ट 5 लाइन्स आई विल रीड। ये बुक एंड हो रहा है। साइलेंट टुगेदर दे ड्रोव फॉर द लास्ट टाइम थ्रू इलियंस पोर्टल्स। सब योद्धा जा रहे हैं और ये दो बूढ़े भी योद्धा साथ साथ जा रहे हैं। एक आखिरी बार वो पीछे देखते हैं। आउट विद द रेस्ट टू द फाइट टुवर्ड्स द सी एंड द स्पीयर्स ऑफ द आर्गाइव्स। ओनली वंस फ्रॉम देयर स्पीड दे गेज्ड बैक साइलेंट ऑन ट्रोया। वो स्पीड में जाते जाते एक क्षण को देखते हैं। लिफ्टिंग हर मार्बल प्राइड इन द गोल्डन जॉय ऑफ द मॉर्निंग। सुबह रक्ताब अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और 1 मिनट को देखते हैं कि आज फिर से डॉन आ रहा है और ट्रॉय के ऊपर मार्बल मॉन्यूमेंट की तरह, दिस द लास्ट टाइम दे आर सीइंग दिस। वो फिर से वो गॉड्स की तरह अपना सिर उठा रहा है ट्रॉय। लिफ्टिंग हर मार्बल प्राइड इन द गोल्डन जॉय ऑफ द मॉर्निंग, सो थ्रू द राइपनिंग मॉर्न द आर्मी क्रॉसिंग स्कैमेंडर, filling the heavens with the dust and the war cry, marched on the Argives. Far in front, Troy's plain spread wide to the echoing ocean. इस प्रकार से वो सारी सेना आगे जाकर फैल जाती है। इसमें बहुत डिटेल में इस बुक में और बताते हैं श्री अरविंद। युद्ध नीति, हेलेमस, पेंथेसिलिया बैठ के कैसे अटैक करना है, फ्रंट कौन रहेगा, पीछे कौन रहेगा, गोलकीपर कौन बनेगा, सेंटर फॉरवर्ड कौन रहेगा, बैक कौन रहेगा, लेफ्ट फ्लैंक, राइट फ्लैंक, ये सब डिसाइड करते हैं। ये सब इसमें डिटेल में है। तो दिस बुक विल एंड विल नेक्स्ट टाइम स्टार्ट द बुक ऑफ एक्लिस। पूरा उस पर एक बुक है। हाँ, क्या है वो सब्जेक्ट है? बुक ऑफ एक्लिस। ना अभी तो सबका इधर, अब एक्लिस इज ए हीरो, तो पूरा एक एक्लिस के ऊपर अब होगा, उसके बारे में बताएंगे। अब एक्लिस के मन में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाला है, तो इस सबका एक एक कैरेक्टर के ऊपर श्री अरविंद फोकस करेंगे।